Good morning, everyone. This side Chinmoy Ghosh, and I welcome you all to my newly created channel, that is YouTube channel named Knowledge Insights. Yesterday I created this channel, and आज मैं YouTube पे एक और वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जो कि नीट यूजी 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये बेसिकली एक सीरीज है जिसमें कि मैं पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है नीट यूजी 2023 एंड 2024 के लिए एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेगमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट नंबर 1, natural classification systems were based on natural affinities among the organisms. Second statement, this type of systems was given by George Bentham and Robert Hooke. अब ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 is true and 2 is true. Second, statement 2 is false and 1 is also false. Third, both statement 1 and 2 are false. Fourth, statement 1 is true and statement 2 is false. अब आप सोचिए और फिर बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। सो आई थिंक आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। देखिए, जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो एक्चुअल में ये कहता है कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो जो नेचुरल एफिनिटीज हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में उसके ऊपर बेस्ड है। और ये जो सिस्टम है ये किसने दिया था? एक्चुअल में जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में आप देखिए मैंने लिखा है कि जॉर्ज बेंथम एंड रॉबर्ट हुक, नहीं, रॉबर्ट हुक सही नहीं है, जोसेफ डेल्टन हुकर ने इसे दिया था। ये बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स और साथ में इंटरनल फीचर्स पे भी इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एटसेट्रा। अब स्टेटमेंट नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है उसके अंदर क्योंकि ये रॉबर्ट हुक दे रखा था एक्सक्लूडेड बाय द जोसेफ डेल्टन हुकर, सो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं लिखता दिस टाइप ऑफ सिस्टम वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, तो एब्सोल्युटली इट वुड बी अ राइट आंसर। सो आई थिंक दैट यू ऑल get my point. So let's move to the next question. Next question is artificial classification system consider. First, vegetative characters are given more importance than sexual characters. Second, androecium structure is not included. Third, system given by Carolus van Niel. Fourth, both statement 1 and 3 are correct. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को। जैसा आपको लग रहा है वैसा क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं है। सो आई थिंक कि आप एक बार सोच लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। सो आई थिंक आपको करेक्ट आंसर मिल गया है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। बिल्कुल सही है, बट जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा उसके अंदर मैंने ये कहा कि एंड्रोशियम स्ट्रक्चर इज नॉट इंक्लूडेड। नहीं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में स्ट्रिक्टली एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है। और जो थर्ड है सिस्टम्स जो है वो कैरोलस वैन नील, नहीं, कैरोलस लीनियस ने ये सिस्टम दिया था, ना कि कैरोलस वैन नील। और आप ये बताएंगे कि कैरोलस वैन नील ने क्या किसके बारे में बताया था? आई थिंक इट विल बी प्रेजेंट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरोलस वैन नील इज प्रेजेंट इन प्लांट फिजियोलॉजी। आप बताएंगे इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। सो बोथ 1 and 3 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया गया था सेक्सुअल कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में। और दूसरा, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को इसमें इंक्लूड किया गया था। तीसरा, ये सिस्टम कैरोलस लीनियस ने दिया था। आपको ये तीनों बातें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के लिए अच्छे से याद होनी चाहिए। सो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is numerical taxonomy gives first more importance to evolutionary characters, second equal importance to all characters and are carried out using pen paper, third equal importance to all characters and fourth no importance to any of the characters. अब आप फिर से सोचिए और फिर बताइए कि एग्जैक्ट करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। सो आई थिंक आपको करेक्ट आंसर पता चल गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। देखिए,
पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि भाई मोर इंपॉर्टेंस टू इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स, नहीं, ये अपना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में है कि मोर इंपॉर्टेंस इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट आप ध्यान देंगे, गौर से पढ़िए स्टेटमेंट को, आपको सही लग सकता है बट ये स्टेटमेंट में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हर कैरेक्टर्स को एक कोड के साथ असाइन करता है, हर एक छोटी से छोटी चीज को कोड के साथ असाइन करता है और उसके बाद वो पेन एंड पेपर से नहीं बल्कि कंप्यूटर्स के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, कंप्यूटर्स के थ्रू कैरी किया जाता है। बट मैंने जो लिखा कि इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर्स, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग which states that and are carried out using pen and paper. No, they are carried out and operated through specialized computers. Next, equal importance to all characters. Yes, numerical taxonomy actual में हर characters को equal importance देता है, ये बिल्कुल मैंने कहा, छोटी से छोटे कैरेक्टर से बड़े कैरेक्टर को वो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है ताकि हमें और अच्छे से हर एक इवोल्यूशनरी टर्म्स के बारे में और अच्छा डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो ताकि हम लोग जो प्री में जो हुआ है पास्ट में उसके बारे में अच्छे से जान सके और प्रेजेंट को आराम से लिंक कर सके। अब जो फोर्थ ऑप्शन है कि नो इंपॉर्टेंस टू एनी कैरेक्टर्स, भाई अगर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा कैरेक्टर्स का तो फिर टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन कैसे होगा? सो आई थिंक कि चारों ऑप्शन को मैंने एब्सोल्युटली एक्सप्लेन किया, आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1, algae sexually reproduces mainly by zoospore. Statement number 2, Eudorina reproduces by fusion of one large static female gamete and one small motile male gamete. Options are: first, statement 1 is false and statement 2 is false. Second, statement 1 and 2 are true and statement 2 is the correct explanation of 1. Third, statement 1 is false and statement 2 is true. Fourth, both statements are not incorrect. So, हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा। तो सोचिए और फिर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सो आई थिंक आपको पता चल गया राइट आंसर क्या होगा। तो द राइट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे हो गया, ये स्टेटमेंट तो हमें समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखिए, एल्गी जो है वो सेक्सुअली नहीं बल्कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है ज़ूस्पोर्स के थ्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट पहला सेक्सुअली लिखा था इसलिए फॉल्स हो गया, और एनसीईआरटी लिखती है कि एल्गी असेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय ज़ूस्पोर्स। दूसरा, यूडोरिना रिप्रोड्यूसेस बाय फ्यूजन ऑफ वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड वन स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। एक्चुअल में यूडोरिना का फीचर नहीं है ये वर्ड यूडोरिना मतलब एनाइसोगैमस से मैंने उठाया, और ये जो मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है ना इस स्टेटमेंट नंबर 2 में, ये ऊगैमस के लिए दे रखा है जो वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस एक्सक्लूसिवली है। लेकिन यूडोरिना एज पर एनसीईआरटी वो एनाइसोगैमस है। मानता हूं कि उसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स के जो साइजेस में डिफरेंस होता है, बट ये जो डिस्क्रिप्शन है कि वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड वन स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली एनसीईआरटी में वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस या ऊगैमी जो कंडीशन होता है उनके लिए दी गई है। सो इसलिए स्टेटमेंट 1 क्योंकि वहां पर असेक्सुअली होना चाहिए जिसकी जगह पे सेक्सुअली कर दिया, इस वजह से फॉल्स है। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 क्योंकि यूडोरिना एनाइसोगैमस का एग्जांपल है और ऊगैमस का मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इस वजह से ये दोनों के स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गए। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बिकॉज ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक करवाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो कि नीट के पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। सो आई थिंक आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट? बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को मैंने करेक्ट नहीं लिखा। विच स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट? फर्स्ट, एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोरफायरा। सेकंड, काराग्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पायरोचायरा। Third, Porphyra, laminaria, and sargassum are among the 70 species of freshwater algae used as food. Fourth, sargassum is used as food supplement. तो अब देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहली बात तो इस क्वेश्चन को समझिए, आप ये स्टेटमेंट ये मत सोचिए कि नॉट करेक्ट है, मैंने लिखा है विच स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। तो अब अपन देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, एक्सप्लेन करता हूं इसको।
एल्गिन एक्चुअल में एनसीईआरटी के हिसाब से ब्राउन एल्गी से मिलता है। जो मेरा पॉर्फायरा है, पॉलीसाइफोनिया एंड ग्रेसिलेरिया गैलिटियम, ये चारों के चारों एग्जांपल रेड एल्गी के। तो एल्गिन पॉर्फायरा से कैसे मिल सकता है, और पॉर्फायरा तो रेड एल्गी है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, काराग्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पायरोजायरा, भाई काराग्रीन तो रेड एल्गी से मिलता है और स्पायरोजायरा क्या ग्रीन एल्गी है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा, पॉर्फायरा, लैमिनेरिया और सार्गासम तीनों ही 70 स्पीशीज है, बट ये फ्रेश वाटर एल्गी नहीं है जो कि फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, ये मेरीन वाटर एल्गी है जो कि हम लोग फूड के सप्लीमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट देखें, सार्गासम इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। देखिए सार्गासम जो है बिल्कुल उसको एज अ फूड सप्लीमेंट ही हम लोग यूज करते हैं। और आपको लग रहा होगा भाई ये तीनों स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं सही है, तीनों स्टेटमेंट सॉरी गलत है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन में ये तो दे रखा है कि विच स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट, मतलब स्टेटमेंट कौन सा सही है। ये नॉट इनकरेक्ट इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि नीट 2020 के पेपर में एनटीए ने कई क्वेश्चंस में नॉट इनकरेक्ट वाला टर्म यूज किया था, इसलिए उस पेपर को एनालाइज करके मैंने यहाँ पर नॉट इनकरेक्ट वाला टर्म इंक्लूड कर दिया। ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर तीनों थर्ड वाले स्टेटमेंट में ये सही है कि पॉर्फायरा, लैमिनेरिया और सार्गासम ऐसे 70 स्पीशीज है जो कि फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, बट वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो मेरीन वाटर एल्गी है। इस तरीके से एनटीए भी आप पे क्वेश्चंस के साथ खेल सकता है, एनटीए कैन प्ले ऑन यू लाइक दिस। सार्गासम बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन की तरफ ध्यान रखिए कि सार्गासम एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है। सो आई थिंक कि आपको एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मिल गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से इस क्वेश्चन को रिवाइंड कीजिए यूट्यूब वीडियो को और फिर सुनिए, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल वॉल composition of ectocarpus is, first option is cellulose, second is chitin, third cellulose, pectin and polysulfate esters, fourth cellulose and algin। अब आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कहां से उठाई है मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा और फिर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। मेजॉरिटी गलत कर सकते हैं, डोंट वरी, गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। सो सोचिए और बताइए। सो आई थिंक आपको पता चल गया करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कैसे हुआ बताते हैं। जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन एक्टोकार्पस क्या होता है, एक्टोकार्पस होता है ब्राउन एल्गी फियोफाइसे। फियोफाइसे के बारे में आप जानते हैं कि भाई उसमें काइटिन तो नहीं है, काइटिन तो आपने आराम से एलिमिनेट कर लिया होगा, फंगल कंपोनेंट है सेल वॉल का। दूसरा सेलुलोज नहीं, सेलुलोज भी नहीं, सेलुलोज प्लांट्स के अंदर होता है। अब बात करते हैं कि सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ये एनसीईआरटी के हिसाब से जो टर्म है ना किसके लिए यूज किया गया वो भी बता देता हूँ। सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स एक्चुअल में रेड एल्गी के लिए यूज किया गया, रोडोफाइसेप। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है सेलुलोज एंड एल्गिन, एक्चुअल में ये एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सार्गासम, बेसिकली ये सारे फियोफाइसे हैं, उनके सेल वॉल कॉम्पोजिशन के लिए एनसीईआरटी में दे रखा है। ये एक्चुअल में सीधा नहीं है, एनसीईआरटी में आपको एक टेबल मिल रखी होगी और उस टेबल के अंदर आपको सारी चीजें दे रखी होंगी, उस टेबल में से मैंने क्वेश्चन उठाया। एंड मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 1 ये क्लोरोफाइसिस से रिलेटेड भी है। सो क्लोरोफाइसिस भी है और दूसरा अपने पास जो प्लांट्स एक्सक्लूसिवली जिसको आप प्लांट्स कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स को एंजिम्नोस्पर्म्स आया उसी पे, वहां से ये क्वेश्चन, वैसे वहां का भी एक सेल वॉल कॉम्पोजिशन इसमें है। सो सेलुलोज आई थिंक जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है क्लोरोफाइसे में भी है। एक्टोकार्पस के लिए जो इस क्वेश्चन पे मेन फोकस था वो फियोफाइसे है और उसकी सेल वॉल कॉम्पोजिशन सेलुलोज एंड एल्गिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो रोडोफाइसे के लिए। हो सकता है अगले बार अगर टीचर पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन कोचिंग में टेस्ट में पूछ ले, तो हो सकता है वो आपसे रेड एल्गी का सीधा ना पूछ के पॉर्फायरा के लिए, ग्लेसिरेलिया के लिए, पॉलीसाइफोनिया के लिए पूछ सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Flagellar positions and number respectively in volvox are: first 2 unequal apical, second 2 8 unequal lateral, third 2 to 8 equal lateral and fourth 2 to 8 equal apical। अब बड़े ध्यान से सोचिए, मैंने अगेन वहीं से ही वही जो एनसीईआरटी का टेबल है वहीं से एक और क्वेश्चन फ्रेम किया है। अब बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आई थिंक आपको करेक्ट आंसर पता चल गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बताता हूं कैसे हुआ। देखिए जो वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स क्या है, क्लोरोफाइसे। तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्लोरोफाइसे के अंदर
2 to 8 एपिकल इक्वल फ्लैजेला प्रेजेंट है। जो पहला ऑप्शन है 2 अनइक्वल एपिकल, इसमें ध्यान रखिए ये नहीं है। 2,8 अनइक्वल लैटरल, ये ऑप्शन भी इसके हिसाब से सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन 2 to 8 इक्वल लैटरल, अब इक्वल तो सही है बट लैटरल नहीं है, एपिकल है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 to 8 इक्वल एपिकल। अब जो सेकंड ऑप्शन आपको पता चल गया कि एक तो 2,8 नहीं, 2 to 8 एक रेंज है, दूसरा बाय चांस वो भी सही होता, सो अनइक्वल नहीं है, वो इक्वल और एपिकल है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1, zygote in bryophyte do not undergo reduction division immediately. Statement number 2, they produces multicellular body called sporophyte that derives nutrition from gametophyte. अब हम लोग स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. Second, statement 1 is correct and 2 is not correct explanation of 1. Third, statement 1 and 2 are correct and 2 is correct explanation of 1. Fourth, both 1 and 3 options are correct. 1 and 3 ऑप्शंस मतलब आप जो ये ऑप्शंस देख पा रहे हैं 1 2 3 4 नंबर लगा रखा है बुलेट्स के थ्रू, इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो ऑप्शन है ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ये आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो ये पूछ रहा है। सो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बाकायदा सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और फिर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आई थिंक आपको एक करेक्ट आंसर या कंक्लूजन पे आप पहुंच गए हैं एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे हुआ समझाता हूं। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट नंबर 1 की तरफ जाएंगे तो zygote इन ब्रायोफाइट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। यस, ब्रायोफाइट के अंदर zygote जो है वो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं जाता है। इंस्टेड दे प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट दैट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द गैमेटोफाइट। अब आपको कैसे पता चले, स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 दोनों ही सही है। एनसीईआरटी में दोनों स्टेटमेंट ब्रायोफाइट के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन आप देखें कि zygote इन ब्रायोफाइट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, आप उसके आगे लगाएं बिकॉज दे प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट दैट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द गैमेटोफाइट। So it is making a sense of statement number 1. That's why the third option is 2 correct. That statement number 1 and 2 both are correct and 2 is the correct explanation of 1 because NCERT में पहले ये लाइन दे रखी है और उसके बाद ही उसके explanation में दे रखा है कि zygote and bryophyte do not undergo reduction division immediately because they produces multicellular body called sporophyte that derives the nutrition from the gametophyte. तो ये both statement 1 और 3 बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही ऑप्शन सही है। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आपको लग सकता है बट ये बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। मैंने स्टेटमेंट नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 लगाया इसीलिए बना ताकि आपको एजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस की भी फील हो जाए कि एजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी इसमें से कैसे बन सकता है, कैसे एनटीए इसी टाइप का क्वेश्चन उठा के एजर्शन रीजन टाइप से ये स्टेटमेंट वाइज में उठा के बना सकता है। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बनाते वक्त भी मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा है, तो नीट में हो सकता है इसके आने के अनलिमिटेड चांसेस हैं। So let's move to the next question. Pteridophytes possess which of the following? First, flowers, fruits. Second, xylem and phloem. Third, pinnately and palmately compound leaves. And fourth, antipodals. थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल लग सकता है अगेन क्वेश्चन पिछले की तरह, बट बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो समझते हैं, सोचिए 2 मिनट और फिर बताइए राइट आंसर क्या हो। सो आई थिंक आपको राइट आंसर पता चल गया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। एक्चुअल में एनसीईआरटी कहती है कि टेरिडोफाइट्स जो है वो जाइलम और फ्लोएम पोजेस करता है, बट इनके पास कोई फ्लावर्स फ्रूट्स नहीं होते, ना ही इनके पास जिम्नोस्पर्म्स के तरह पिनेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स है, और ना ही एंजियोस्पर्म्स की तरह कोई एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, सेंट्रल सेल, अपना एग, ये सब प्रेजेंट नहीं होता, ना ही पोलर न्यूक्लिया इनमें प्रेजेंट नहीं होता। सो टेरिडोफाइट्स के लिए सिर्फ यही सही है कि जाइलम और फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होता है। सो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a person was walking in a garden and suddenly stopped and saw a beautiful plant. He was amazed to know that the plant can be used as a medicine, soil binders and as ornamentals too. Which plant it to be? First option is sphagnum,
second is Polytrichium, third Dryopteris and fourth Ginkgo biloba. ये क्वेश्चन बिल्कुल एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जनरली एनटीए इस तरीके का क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट जब मैंने सीबीएसई के कुछ पिछले सालों के पेपर्स एनालाइज किए थे सो मुझे ऐसा पता चला कि वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो ये क्वेश्चन एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड टाइप क्वेश्चन है। सोचिए, हो सकता है मेजॉरिटी का क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इसके बाद आप एप्लीकेशन इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें, यही मेरा मेन मोटिव है। तो आइए समझते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हैं। जो इसका स्टेटमेंट है कि he was amazed to know that plant can be used as medicine, soil binders and ornamentals, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट्स के लिए वर्ड यूज कर रखा है, टेरिडोफाइट्स के लिए लाइन यूज कर रखी है, तो मैंने वहां से उठा लिया। पहली बात तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्पेग्नम एंड ऑप्शन नंबर 2 पॉलीट्राइकियम ये दोनों ब्रायोफाइट्स के अंडर मॉसेस में है और ऑप्शन नंबर 4 गिंको बाइलोबा एक जिम्नोस्पर्म है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी इसके हिसाब से सही नहीं है। आप सोचेंगे भाई मैंने किसी तीसरे फलाने ढीन के टीचर की टेक्स्ट बुक पढ़ ली और उसके अंदर मुझे किसी ये डिस्क्रिप्शन किसी और चीज में दे रखा है, सो आई एम नॉट सिटिंग हियर कि वो टीचर की वर्ड को सेटिस्फाई करूं। मैं सिर्फ इसलिए बैठा हूं कि मुझे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पहुंचाने हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से ये 3 स्टेटमेंट्स मेडिसिन, सॉइल बाइंडर्स एंड ऑर्नामेंटल्स टेरिडोफाइट्स के लिए दे रखा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ड्रायोप्टेरिस। एक्चुअल में ड्रायोप्टेरिस ऑप्शन इसलिए लिया बिकॉज आप कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे तो हो सकता है आपको पता लग जाए ऑप्शन क्या होगा। टेरिस ले लेता तो आपको पता है टेरिस क्या होगा, टेरिडोफाइट की तरह लग रहा है, आप लगा देते ऑप्शन, लेकिन वो गलत होता। इट वुड बी अनफेयर फॉर मी एज वेल एंड फॉर यू एज वेल। तो इसलिए मैंने सोचा कि ड्रायोप्टेरिस लगाते हैं। ड्रायोप्टेरिस से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। ये क्वेश्चन बनाने का सिर्फ मेरा ये मोटिव है कि आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस और पकड़ अच्छी होनी चाहिए। So let's move to the next question. Which is correct? First, family like Selaginella and Salvinia produces 2 kind of spores. Second is Cycas has permanently compound leaves and branch stem. Third, Pinus has branch stem. Fourth, ploidy of endosperm of Cycas is triploid. अब बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसमें से है। So I think आपको पता चल गया करेक्ट आंसर क्या है। So the correct answer is ऑप्शन नंबर 3। देखिए पहले ऑप्शन पे चलते हैं, फैमिली लाइक सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया प्रोड्यूसेस 2 काइंड ऑफ स्पोर, बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी के हिसाब से टेरिडोफाइट्स में दे रखा था कि जनरल लाइक सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया प्रोड्यूसेस 2 काइंड ऑफ स्पोर्स। आई रिपीट अगेन, एनसीईआरटी के हिसाब से टेरिडोफाइट्स में दे रखा था जनरल लाइक सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया प्रोड्यूसेस 2 काइंड ऑफ स्पोर्स। सेकंड, साइकस हैज पामेटली कंपाउंड लीव्स एंड ब्रांच स्टेम। पहले आप देखें कि साइकस की एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म में दे रखा है कि साइकस हैज स्पिनेटली कंपाउंड लीफ, तो ये गलत हो गया। और दूसरा ब्रांच स्टेम, एक्चुअल में एनसीईआरटी ने अनब्रांच्ड में भी साइकस का दे रखा और ब्रांच में भी साइकस है, तो मान के चलें ये सेटिस्फाइड सेकंड ऑप्शन है, बट पिनेटली कंपाउंड लीफ है ना कि पामेटली, तो सेकंड ऑप्शन इसके वजह से गलत हो गया। थर्ड, पाइनस हैज ब्रांच्ड स्टेम। यस, एनसीईआरटी के हिसाब से पाइनस के पास एक ब्रांच्ड स्टेम होता है। फोर्थ, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ साइकस इज ट्रिप्लॉइड। नहीं भाई, साइकस क्या होता है? साइकस, पाइनस और गिंगो बाइलोबा जो एनसीईआरटी के क्लासिकल एग्जांपल्स हैं वो तो जिम्नोस्पर्म हो गए और ये इनके एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है। सो इसी वजह से ऑप्शन 1, 2 और 4 गलत हो गए और ऑप्शन नंबर 3 सही। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Strobili in Cycas are born on first same trees, second different trees, third roots and fourth pneumatophores। अब चलिए अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। आई थिंक आपको इसका करेक्ट ऑप्शन पता चल गया है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। यस, स्ट्रॉबिलाई इन साइकस आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। सेम ट्रीज में नहीं है, एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन सेम ट्रीज के लिए गलत है। ये डिफरेंट ट्रीज में स्ट्रॉबिलाई साइकस का ग्रो करता है। रूट्स कोई मतलब ही नहीं है। न्यूमेटोफोर्स, बाय न्यूमेटोफोर्स मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बताते हैं हैंगिंग रूट्स है, राइजोपोरा, रेस्पिरेटरी रूट्स कह सकते हैं। सो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि स्ट्रॉबिला इन साइकस आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। ये मैं एनसीईआरटी में ऐसे खोद खोद के क्वेश्चंस लाया हूं ताकि आप एनसीईआरटी में सिर्फ जिम्नोस्पर्म ऊपर से पढ़ लेते हो, एंजियोस्पर्म ऊपर से, ब्रायोफाइट्स, एरिडोफाइट्स, एल्गी पूरा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो,
बट इसीलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया ताकि अंदर से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए। गलत हो जाता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अपना एक्सप्लेनेशन सुनो। अभी नीट 9 to 10 मंथ्स बाद है, सो अभी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का टाइम। सो आई थिंक आपको समझ आ गया है। सो लेट्स मूव। reduced gametophyte in ginkgo biloba is reduced gametophyte in ginkgo biloba is first microsporophylls, second megasporophylls, थर्ड मेगास्पोरेंशियम एंड फोर्थ पोलन ग्रेन। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और बी फेयर विथ योरसेल्फ। सीधा यूट्यूब वीडियो ऐसे चलते नहीं चली जानी चाहिए। बेड पे सो रहे हैं आराम से और क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे नीट में सिलेक्शन और प्रैक्टिस नहीं होने वाली। इसीलिए अच्छे से टेबल चेयर लेके बैठो और एक क्वेश्चन एक एक करके सुनो और वीडियो पॉज करो और आंसर खुद से लगाने की कोशिश करो। अरे गलती तो होगा आंसर, कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन सुन लेना, टाइम है भाई अभी तुम्हारे पास। बी फेयर विथ योरसेल्फ। तो आई थिंक आपको पता चल गया है करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यस। तो reduced gametophyte in ginkgo biloba is pollen grain। जो reduced gametophyte है ginkgo biloba में वो पोलन ग्रेन है। ginkgo biloba आपको पता है जिम्नोस्पर्म है। सो ये एनसीईआरटी के हिसाब से जो एनसीईआरटी में दे रखा है reduced gametophyte, वहां पर एक छोटा सा बिल्कुल डिस्क्रिप्शन दे रखा था, वहां से उठाया। एनसीईआरटी में ही पढ़ लेना जिम्नोस्पर्म को दोबारा। ginkgo biloba जिम्नोस्पर्म है इसलिए वहां का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिया कि reduced gametophyte जो है वो ginkgo biloba का वो है पोलन ग्रेन। ये क्वेश्चन रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, बट ये क्वेश्चन को याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। सो आई थिंक आपको याद हो चुका होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया है। सो लेट्स मूव। Smallest angiosperm is first sequoia, second pinus, third eucalyptus and fourth is wolffia। So बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। ये तो पता चल ही गया होगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो वुल्फिया है एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने बताया कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो वुल्फिया वोमिटोरिया दे रखा है। सो इसे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सिकोया जिम्नोस्पर्म है, रेड जाइंट फ्रूट ट्री। पाइनस जिम्नोस्पर्म है। यूकैलिप्टस टॉलेस्ट आप कह सकते हो कि ट्री इन एंजियोस्पर्म 100 मीटर्स इन हाइट तक यूकैलिप्टस। सो आई थिंक आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ आया है। सो लेट्स मूव। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट बहुत अच्छा लगा। ये क्वेश्चन मैंने 14 के आसपास क्वेश्चंस फ्रेम किए थे इस पूरे चैप्टर में से, ताकि ये चैप्टर में जो आप बिल्कुल चीजें छोड़ ही देते हो ना, वहां से मैंने क्वेश्चन बनाया ताकि नीट में आपका नुकसान नहीं, बिल्कुल भी आपका नीट में नुकसान नहीं होना चाहिए। यही मेरा सबसे मेजर मोटिव है। सो इसको बीच में ऐसे नहीं कि वीडियो को बीच में स्किप कर रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, नहीं, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला भैया। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन अच्छे से समझो, मेरे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनोगे तो ये क्वेश्चंस जो आज अगर गलत हुए होंगे तो वो कल सही होंगे। मेरे इस कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे कि कितने आउट ऑफ 14 कितने आपके करेक्ट आंसर हुए हैं, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा कि यस, इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आपका सही हो रहा है तो मान के चलिए एनटीए इसी तरीके का क्वेश्चन नीट में पूछेगा। मैं आगे एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने वाला हूँ, तो मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने यूट्यूब अपने जो व्हाट्सएप कम्युनिटी होती है उसके साथ, अपने स्टेटस पे लगा दो, व्हाट्सएप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में डाल दो, जितने भी आपके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं सभी में डाल दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, हमें हेल्प मिल सके आपकी। और इसी के साथ ही मैं आज के लिए आपको शुभ रात्रि कहता हूँ। बहुत खुश रहिए, अच्छे रहिए, मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिए, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, सो स्टडी स्मार्ट। ओके, थैंक यू।